नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना के पूरे हुए 2 साल। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई योजना ने देश में इंफ्रा के विकास को दी नई गति। 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ की 112 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से 212 भारतीय लौटे स्वदेश। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों की अगवानी की। कहा, मोदी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इजरायल में हैं 18,000 भारतीय। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा के लोगों के लिए इजरायल ने दिया अल्टीमेटम। 10 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने को कहा। इजरायल की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र ने विनाशकारी मानवीय संकट की दी चेतावनी। आईसीसी विश्व कप में चेन्नई में न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से आज। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की टीम में वापसी। कल दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से दी करारी शिकस्त। सबसे पहले बात P20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में P20 कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस P20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले विषयगत सत्र 4 विषयों पर केंद्रित होंगे। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एसडीजी में तेजी और सतत ऊर्जा बदलाव। इन सत्रों में G20 सदस्यों और अतिथि देशों को साथ लाकर संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है, इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श होगा। पार्लियामेंट 20 सम्मेलन स्थल यशोभूमि में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर 2 दिनों तक मंथन होगा, जिसमें पर्यावरण संतुलन का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। पर्यावरण संतुलन को केंद्र में रखकर यशोभूमि में एक लाइफ पेविलियन बनाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े तमाम मुद्दों को डिस्प्ले किया गया है। इस लाइफ पेविलियन में पर्यावरण मंत्रालय की वैज्ञानिक डॉक्टर रीटा खन्ना से डीडी न्यूज ने की विशेष बातचीत और उन्होंने बताया कि साइकिल की सवारी कैसे स्वास्थ्य को न सिर्फ बेहतर बनाती है बल्कि पर्यावरण को भी सुदृढ़ करती है। संवाददाता राजेश राज ने इस मौके पर पर्यावरण मंत्रालय की वैज्ञानिक रीटा खन्ना से की एक्सक्लूसिव बातचीत। पार्लियामेंट 20 समिट का जहां पर आगाज शुक्रवार को पीएम मोदी करेंगे, वहां पर एक लाइफ पवेलियन जो है वो बनाया गया है, जो दुनिया भर के मुल्क के हमारे जो मेहमान आएंगे उनके मेहमान नवाजी के लिए हम कह सकते हैं कि तरह तरह की चीज़ें जो हैं उसको जहां प्रदर्शित की गई हैं। वहीं पर लाइफ पवेलियन जो है आप देख सकते हैं कि 7 लाइफ थीम्स, क्विज ऑन लाइफ और रोटेट टू एजुकेट, और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। साइंटिस्ट हैं रीटा खन्ना, जो पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित हैं। वो हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। मैडम, क्या है ये जो पवेलियन बनाया गया? एक लाइफ का पेविलियन है। जैसा कि आपने अपने स्टार्टिंग में बताया कि P20 एक हमारा समिट हो रहा है, तो हमने उसमें G20 के फॉलोअप में, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्लियामेंट्री स्पीकर्स आए हैं, तो ये लाइफ के पेविलियन में हम टेक्नोलॉजीज दिखा रहे हैं, जिसके ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है, नेचुरल मटेरियल से बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो वो 7 लाइफ थीम्स पे आप थोड़ा सा देखें, तो वो 7 लाइफ थीम्स के ऊपर हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे
कौन से एक्शंस हैं जो आप करके लाइफ की तरफ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी हमारी देख रहे हैं क्विज ऑन लाइफ, जिसके अंदर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक उसका आपको आंसर देना है। तो ये वो क्वेश्चंस हमने डाले गए हैं जो आपके 7 थीम से रिलेटेड है। तो हमने इसमें कोशिश ये की है, जैसा कि आप वो एरो देख रहे हैं, जिस एरो के सामने वो थीम रुकता है, जो एरो किसी थीम के सामने रुकता है, उस पे हम वीडियो दिखा रहे हैं। तो मैं अगर इसको घुमाती हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं सेव एनर्जी की तरफ बढ़ती हूँ। अब सेव एनर्जी में आप देखेंगे कि वो एक्शंस आएंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में अपनाने हैं। P20 में कहीं न कहीं पर्यावरण संतुलन पर भी चर्चा होनी है, तो इस लिहाज से इस स्टॉल का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। हमारी जो कमिटमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल पे नहीं है, लीगल पे भी चाहिए, पॉलिसी मैटर पे भी चाहिए। तो अगर सभी देशों के पार्लियामेंट्री स्पीकर्स इकट्ठे हुए हैं तो इसका मतलब हमारी जागरूकता लाइफ के बारे में इतनी बढ़ चुकी है कि हम सभी चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी जैसे कि जो अंदर चर्चा चल रही थी सुबह मॉर्निंग में, P20 की मीटिंग जो ओम बिरला जी सर की चेयरमैनशिप में चल रहा था, तो उसमें हर कंट्री ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं लाइफ शैली को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया, प्रोजेक्ट लेवल पे क्या किया, कम्युनिटी लेवल पे क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली हर कम्युनिटी, हर कंट्री का कहना यही है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन करके जीवन की लाइफ शैली में इम्प्रूवमेंट लाके हर थीम के ऊपर, ये सिर्फ एक फ्लेक्सिबल है, आप किसी पे भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और प्रो प्लैनेट पीपल बन सकते हैं। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज रहेगा, टुगेदर इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन सॉल्व एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। सो हमें जीवन शैली ऐसी अपनानी चाहिए जो पर्यावरण को हार्म ना करे और हम भी एक प्रो प्लैनेट पर्सन बनने की कोशिश करें। P20 समिट में ये साइकिल के परिचालन से एक बड़ा संदेश हम अपने मेहमानों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जीवन अगर स्वस्थ है, शरीर अगर स्वस्थ है, तभी हम एक बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं। यह एक बड़ा संदेश हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। कैमरामैन अजीत के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली के यशोभूमि में P20 सम्मेलन स्थल को खूबसूरती से सजाया गया है। सम्मेलन स्थल पर लगे टेक्सटाइल मंत्रालय के क्राफ्ट बाजार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ खादी के उत्पाद और गांधी जी का चरखा विदेशी मेहमानों को खूब लुभा रहा है। और क्या कुछ है मेहमान नवाजी के लिए तैयार, यशोभूमि दिल्ली से बता रहे हैं संवाददाता राजेश राज। G20 की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब हिंदुस्तान में P20 यानी पार्लियामेंट 20 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्राफ्ट बाजार जो हैं वो लगाए गए हैं और यह कहीं ना कहीं आकर्षण के केंद्र हैं, जिसमें तमाम देशों के जो सांसद या प्रतिनिधि इसमें शिरकत करने आए हैं वो एक बार हिंदुस्तानी क्राफ्ट बाजार का दीदार करने जरूर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अजित आपको दिखाएंगे कि इसमें भारतीय संस्कृति की बखूबी झलक देखी जा सकती है कि ये जो ढोल मंजीरे की थाप पर जो हमारी भारतीय नारी हैं वो नज़र आ रही हैं, तो वहीं एक तरफ जो वाद्य यंत्र हैं उसको बजाया जा रहा है और तमाम तरह के जो क्राफ्ट बाजार हैं, घरों में सजाने वाले जो गुलदस्ते हैं, वो अपनी खूबसूरती, अपनी नक्काशी को बखूबी बयां करते हैं। और इसी तरह से कई ऐसे उत्पाद इस टेक्सटाइल बाजार में लगाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया भर के मुल्क से आए हुए जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उन्हें हम अपने मेजबानी से अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो ये बेहतरीन फूलों के जो गुलदस्ते आपको दिखाई पड़ रहे हैं या फिर जो भारतीय संस्कृति की झलक जो हमारे वस्त्रों में, हमारे टेक्सटाइल उत्पादों में देखे जा रहे हैं, वह अपने आप में एक नई कहानी आगाज करने में लगे हैं और मेहमानों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं दूसरे स्टॉल पर, जहां पर आपको कुछ हिंदुस्तान की जो सबसे नायाब, सबसे जो पुरानी चीज है चरखा, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बात हिंदुस्तानी उत्पाद की हो और गांधी और खादी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये उत्पाद खादी के उत्पाद हैं, जो खादी ग्रामोद्योग जो भारत के हैं
उन्होंने इसको डिस्प्ले किया है, जो यहाँ पर P20 में आने वाले जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और आप ये देख सकते हैं कि खादी के जो वस्त्र हैं, जो उत्पाद हैं, उसको बखूबी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और दूसरी तरफ जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो स्वयं चरखा चलाया करते थे, स्वयं धागे से चरखा के द्वारा खादी तैयार किया करते थे, उसकी भी एक खूबसूरत झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब यहाँ पर जो चरखा जो है उसको चलाने का काम किया जा रहा है, यही हमारे देश की पहचान है, ये खादी और ये चरखा, जिसे गांधी जी ने अपनाकर कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया था। उस संदेश के वाहक के तौर पर ये गांधी की शक्ल में चरखा चलाकर हमारे जो मेहमान आए हैं उन्हें जहां एक तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वहीं अपनी मेज़बानी से उन्हें संतोष भी दे रहे हैं, उन्हें संतुष्ट भी कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान आकर चरखा चलाना सीख भी रहे हैं। कैमरामैन अजित के साथ यशोभूमि, दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन करेंगे। और G20 की भारत की अध्यक्षता के विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। P20 सम्मेलन से जुड़ी ताज़ा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि G20 देशों के अलावा अन्य देशों के भी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी डेलीगेट्स, स्पीकर हैं, वो इसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है, क्या कुछ तैयारियां और गतिविधियां इस वक्त हो रही हैं यशोभूमि में? जया, हम देख रहे थे कि पिछले 2 दिनों से G20 देशों की संसदों के जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं और जो अतिथि देश से आमंत्रित किए गए प्रतिनिधि हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे थे। अब उनका यशोभूमि में आज के मुख्य कार्यक्रम आज से शुरुआत आना शुरू हो चुका है। 10 बजे से हम देख रहे हैं कि तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं, संसदों के जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 11 बजे जो पहला उद्घाटन सत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी शुरुआत करेंगे। सभी को इस बात का इंतजार है कि किन प्रमुख मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक थीम रखी गई है, उस थीम हम जानते हैं कि G20 की जो ऐतिहासिक सफलता हुई, वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार की बात हुई, और अब P20 में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद की बात हो रही है। तो दरअसल दुनिया भर की संसद मिलकर जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उनसे बेहतर तरीके से निपटने के लिए क्या रास्ता सुझा सकती हैं, इन पर चर्चा होगी। और 4 जो मुद्दे रखे गए हैं उसमें आप देखिए कि कैसे जेंडर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी अगुवाई में विकास हो सकता है, कैसे पब्लिक को फायदा हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर एक बात आप देखिए कि हमने दिखाया है दुनिया को कि कैसे डिजिटल लेन देन किया जा सकता है, और हमारी संसद ने भी दुनिया की संसदों के सामने एक तरह से उदाहरण रखा है। जो हमारी नई संसद है पूरी तरह से डिजिटल है, इसकी शुरुआत पहले हुई थी, और अब हम देख रहे हैं कि हम एक आधुनिक और डिजिटल संसद की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर न केवल हम अपने डिजिटल लेन देन के लिए उल्लेखनीय जो एक तरह से प्रेरणा रख रहे हैं लोगों के सामने, दुनिया भर के देशों के सामने, बल्कि संसद का कामकाज किस तरह से डिजिटल हो, वो भी दुनिया भर के देश भारत से सीख सकते हैं। तो उस पर भी एक तरह से देखें तो चर्चा हो सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो P20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों के लिए कई और कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, और राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के लिए। राजेश, जिस तरह से हमने देखा कि आज तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम विभिन्न देशों के डेलीगेट्स, भारत की कला संस्कृति की उन्हें झलक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनसे भी रूबरू होने का उन्हें एक बेहद खास मौका मिलने जा रहा है। क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहाँ पर तैयारियाँ? देखिए, जब मैं कल यशोभूमि में था, वहाँ पर जब मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उसमें इंडोनेशिया के एक सांसद थे फादली जोन, उनसे हमने बातचीत की थी। उस बातचीत को आपने
सुबह दिखाया भी था। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि इंडोनेशिया में पिछला G20 हुआ था और इस बार G20 का आयोजन हिंदुस्तान ने किया है और इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें मधुरता आई है और जो क्राफ्ट बाजार में जो चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं यह कहीं ना कहीं इंडोनेशिया के लिए कौतूहल का विषय है। फिर उसके बाद हमने UAE की एक सांसद थी, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। एक महिला सांसद थी जिनका नाम मीरा था। उन्होंने हिंदी में बात करने की कोशिश की, हालांकि वो हिंदी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन नमस्ते तो उन्होंने कहा ही और उसके बाद वो हिंदी में बोलने की चेष्टा कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उनके बातचीत का ये लबोलुआब था कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की जो भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये दुनिया भर के मुल्क के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। और जब हम हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो हिंदुस्तान आने के बाद हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की भी कोशिश करते हैं, हम उन भाषाओं को बोलने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान के जो खान पान, रहन सहन और जो उनके टेक्सटाइल से जुड़े हुए उत्पाद को डिस्प्ले किया गया था वो कहीं ना कहीं उन्हें लुभा रहे थे। और आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे यशोभूमि में कार्यक्रम का आगाज करेंगे औपचारिक तौर पर। हालांकि कल भी अनौपचारिक तौर पर ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके साथ मेट्रो से हमने सफ़र किया था, वो मेट्रो से यशोभूमि पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कई देशों के जो स्पीकर, सांसद या फिर जो डिप्टी स्पीकर आए थे उनके साथ उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत भी की, उनके साथ वार्ता करने की भी कोशिश की। और यह जो पूरा जो सम्मेलन है वो कहीं ना कहीं जया पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमेगा, इसीलिए एक लाइव पवेलियन भी वहां बनाया गया है जिसको हमने दिखाया कि जो पूरे दुनिया भर के मुल्क में जलवायु परिवर्तन की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए और इसमें जो भारतीय उत्पाद हैं वो कैसे लोगों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, इसके लिए साइकिल को वहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसके लिए वहाँ पर तमाम जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है और पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए इस जो मीटिंग बुलाई गई है, जो समिट बुलाया गया है उसमें भी चर्चा होगी, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बातचीत होगी। तो आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर, जो दुनिया भर के मुल्क से आए हुए जो P20 में शामिल होने के लिए जो लोग आए हैं उनकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर होंगी कि वो क्या कुछ अपने संबोधन में दुनिया भर के लोगों को एड्रेस करते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और राजेश राज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम संपर्क करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो एक बड़ा मौका यहाँ पर P20 की शुरुआत होने जा रही है और इसका समापन एक संयुक्त बयान के साथ होगा जिसमें देख सकते हैं किस तरह से जो प्रमुख वैश्विक चुनौतियाँ हैं उनका एक समाधान की तरफ बढ़ते हुए जरूर हम नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री गति शक्ति आर्थिक विकास के लिए भारत की एकीकृत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी योजना है जो आज अपने 2 साल पूरे कर रही है। पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना और निष्पादन को एकीकृत करना है। कितना असर पड़ा है देश के बुनियादी ढांचे पर, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल 2021 में जब भारत ने अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में अमृत महोत्सव की शुरुआत का ऐलान किया तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना दी, पीएम गति शक्ति योजना। ये योजना थी देश के बुनियादी ढांचे में एक आमूलचूल परिवर्तन की 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण की। 13 अक्टूबर 2021 को औपचारिक तौर पर देश में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बुनियादी ढांचे को मजबूत करती पीएम गति शक्ति योजना। गति शक्ति का उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे से जुड़े 16 मंत्रालयों को एक साथ एक दिशा में कार्य के लिए प्रेरित करना है। पीएम गति शक्ति के तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना में भारतमाला, सागरमाला, भारतनेट, रेलवेज, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक और रक्षा गलियारा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल की गयी। 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स और 109 फार्मा क्लस्टर्स के विकास की भी योजना बनाई गई।
सभी गांवों में 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी और 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क आज भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है। थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, इस सिद्धांत को अपनाते हुए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कहा भी गया है, इतने ऊंचे उठो की, इतने ऊंचे उठो की जितना उठा गगन है। हम पहले से बड़ा निर्माण कर रहे हैं। हम पहले से बेहतर निर्माण कर रहे हैं। हम पहले से तेज गति से निर्माण कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में मंत्रालय अलग अलग दिशाओं में कार्य करते नजर आ रहे थे, वो अब एक ही दिशा में एक साथ मिलकर काम करते दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेक्ट्स की स्पीड और स्केल दोनों स्तर पर तेजी देखने को मिली है। बीते 9 सालों में बुनियादी ढांचे पर 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है। बीते 70 सालों में देश में 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया, जबकि बीते 9 सालों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। साल 2014 तक देश में केवल 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थीं, जो अब 7.25 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी हैं। 2024 से पहले देश में 70 एयरपोर्ट्स थे, जिनकी संख्या अब 150 के पार है। इसी तरह 2014 से पहले सिटी गैस पाइपलाइन सिस्टम केवल 60 शहरों में था, जो अब तक 600 शहरों में पहुंच चुका है। बदलता हुआ भारत आज पुरानी चुनौतियों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर, परमानेंट सॉल्यूशन पर जोर दे रहे हैं। और इसका एक उदाहरण पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी है। यहां उद्योग जगत के साथी बैठे, मैं चाहूंगा कि आप जाकर उस पोर्टल को देखिए। देश में रेल, रोड जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल बनाने हो, हॉस्पिटल बनाने हो, ऐसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इसमें अलग अलग लेयर के 1600 से ज्यादा अलग अलग लेयर्स के डेटा उसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। कोशिश यही है देश का समय और देश का पैसा पहले की तरह बर्बाद ना हो। क्या फायदा होगा पीएम गति शक्ति योजना से? बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में आसानी होगी। देश में एकीकृत लॉजिस्टिक ग्रिड और डेटा पोर्टल होने से योजनाएं लागू करने में आसानी होगी। पीएम गति शक्ति योजना से देश में यात्रा और माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात को और भी प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। नए औद्योगिक गलियारे और रक्षा गलियारे बनने से निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अक्टूबर 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ रुपए की 112 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। देश ने बीते 3 महीनों में भारत मंडपम,
एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि और नई संसद को राष्ट्र को समर्पित होते देखा। ये एक झलक है बदलते भारत की, तेजी से फैसले लेने वाले भारत की, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सशक्त और सक्षम बुनियादी ढांचे के विकास की। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम गति शक्ति योजना से देश में इंफ्रा के विकास को एक नई गति मिली है। और जब पूरी दुनिया में मंदी का असर साफ दिख रहा है, भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो पीएम गति शक्ति योजना के बेहद सफल 2 साल पूरे हुए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जो दर्शक इस वक्त न्यूज़ 10 में जुड़े हैं, आइए नजर आ लेते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना के पूरे हुए 2 साल। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई योजना ने देश में इंफ्रा के विकास को दी नई गति। 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ की 112 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से 212 भारतीय लौटे स्वदेश। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों की अगवानी की, कहा मोदी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इजरायल में हैं 18,000 भारतीय। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा के लोगों के लिए इजरायल ने दिया अल्टीमेटम। 10 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने को कहा। इजरायल की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र ने विनाशकारी मानवीय संकट की दी चेतावनी। आईसीसी विश्व कप में चेन्नई में न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से आज। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की टीम में वापसी। कल दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से दी करारी शिकस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और फ्रांस के बीच साइबर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है और दोनों देश इन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने को लेकर उत्सुक हैं। बैठक से पहले फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु के बीच पेरिस में 5वीं वार्षिक भारत फ्रांस रक्षा वार्ता के दौरान गहन चर्चा हुई, जिसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन है। गौरीगंज के कौहार मैदान में समापन समारोह का मुख्य आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर अमेठी वासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। अपने संदेश में स्मृति ईरानी ने अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारत के खेलों में पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को सांसद खेल महाकुंभ से नई उड़ान का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद खेलकूद महाकुंभ की विशेष बात है कि इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अमेठी की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगी।
इस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सभी 17 ब्लॉकों से एक साथ शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में 1,56,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया था। और ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने ये अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजरायल से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीयों का स्वागत किया और कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. और ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारत लाए एक भारतीयों से बातचीत की हमारी संवाददाता मेघना देव ने। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत पहली फ्लाइट इजराइल से नई दिल्ली आ गई है और यहाँ पर 212 भारतवंशी हैं जो इजराइल से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी वो नई दिल्ली में अभी कुछ ही समय पहले लैंड हुए हैं। उनसे जानेंगे कैसा अनुभव रहा था, वहां पर क्या परिस्थिति थी, आपको किस तरीके से यहाँ पर? टफ टाइम था इजराइल के लिए और हम सब के लिए, और अब हम वापस इंडिया आ गए, पर इजराइल इज स्टिल गोइंग थ्रू थिंग्स, so we stand with them, we were there and so आप लोगों ने रजिस्टर किया था, किस तरीके से आए वहाँ क्या करते? तो हमें एक फॉर्म दिया गया था जिसको भर के एम्बेसी को पता लगता कि कौन कौन इजराइल में फंसा हुआ है, तो हमने भरा और हमें मेल के थ्रू उसका आया कि आप आ सकते हो। एयरप्लेन लैंड कर चुका है एंड हम एयरपोर्ट पहुंचे और बहुत ही स्मूथ हमको लिया गया और हम यहाँ पे आ गए। परिस्थितियाँ के बारे में अगर कहें तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इजराइल परिस्थिति अलग अलग है। एज बॉर्डर के एरिया में परिस्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब है। हम लोग एक्चुअली सेंट्रल रीजन में थे तो वहाँ स्थिति खराब है, लेकिन जैसे इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ पे नहीं है, लेकिन रॉकेट का फियर तो वहाँ पे भी है, तो उस तरीके से सिचुएशन तो खराब थी। वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट। हर जगह पर परिस्थिति अलग अलग थी। लोगों का कहना है कि सही समय पर ये कदम लिया गया जिसके कारण लोग यहाँ पर आ पाए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं। पोर्टल था जिसमें कि हमको रजिस्टर करना था, एम्बेसी की वेबसाइट थी, उस पर हम लोगों ने रजिस्टर किया, अपनी डिटेल फिल की है, पासपोर्ट एंड डिपेंडेंट जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उनके बारे में हमने रजिस्टर्ड किया। देन कंफर्मेशन मेल आया एंड देन दे कंफर्म अस दैट वी कैन come back to India and this process was very smooth. सिचुएशन वहाँ पे इस समय संवेदनशील है और कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। अब हम लोग को लग रहा है हम लोग सुरक्षित स्थान पर हैं। आशा करते हैं जल्दी वहाँ पे शांति बहाल होगी और जल्दी ही वहाँ पर हम सब लोग अपने अपने काम पे लौटेंगे। क्या कहेंगे, ये ऑपरेशन अजय के अंतर्गत आप आए हैं? बहुत अच्छा मिशन है, स्पेशली एम्बेसी जो हमारी इजराइल में है, ट्रिमेंडस जॉब, दे डू अ ट्रिमेंडस जॉब, दे डे एंड नाइट दे आर वर्किंग एंड रियली वेरी गुड जॉब।
तो देखिए इस तरीके से अगर हम देखें तो कई भारतवंशी जो इजराइल में हैं और जो वापस आना चाहते हैं उन्हें ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर जो हैं वो छात्र हैं, कई मास्टर्स के छात्र हैं, कई केयर गिवर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं जो यहाँ पर जो भारत वापस आ पाए हैं ऑपरेशन अजय के अंतर्गत। और भी कई फ्लाइट्स जो हैं वो जाएंगी इजराइल, जहां से लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा सकेगा। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है वहां पर अलग अलग जगहों पे अलग है। एम्बेसी लगातार लोगों के साथ टच में है ताकि उन्हें असिस्टेंस दिया जा सके और जब यहाँ पर जब फ्लाइट्स वहां जाएं तो उन्हें इवैक्यूएट करके वापस भारत लाया जा सके। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज, नई दिल्ली। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 7वां दिन है। आज तड़के भी गाजा में इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। अब तक इजराइल के हमले में 1500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा छोड़कर गाजा के दक्षिणी हिस्से में जाने को कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल अब हवाई हमले के बाद जमीन से हमले करने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने आज सुबह कहा कि इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि गाजा में मौजूद करीब 11 लाख फिलिस्तीनियों को अगले 24 घंटों के अंदर एन्क्लेव के दक्षिण में स्थानांतरित हो जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा कि इससे विनाशकारी मानवीय संकट पैदा हो जाएगा और ऐसा करना असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे किसी भी आदेश की पुरजोर अपील करता है और अगर इसकी पुष्टि होती है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। वहीं इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के हमले में गाजा में 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि हमास के हमले में अब तक 1300 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा कि उसने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा पर करीब 6000 बम गिराए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि वे हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस हमले के दौरान गाजा पट्टी के अस्पताल और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल भी प्रभावित हुए हैं। और इससे पहले इजराइल की संसद ने गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए कल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपातकालीन यूनिटी सरकार को मंजूरी दी। इस सरकार में कई विपक्षी सांसद भी शामिल थे। समझौते के तहत पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैट्स और उनकी छोटी मध्यमार्गी पार्टी के सदस्य नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल होंगे, जो इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकारों में से एक है। इसका गैट्स ने पहले कड़ा विरोध किया था। और हमास हमले के बाद अमेरिका इजराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। हमले के पहले दिन से ही अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की बात दोहराई है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव इजराइल के PM के अलावा वहां की आपातकालीन सरकार के साथ भी बैठक करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन के चल रहे युद्ध के बीच गाजा को लगातार दूसरी रात बिना बिजली के काटनी पड़ी। पूरी रात गाजा में छिटपुट विस्फोट हुए। हालांकि ये विस्फोट पिछली रातों की तुलना में कम तीव्रता के थे। वहीं इजरायली हवाई हमलों ने गाजा के आवास ब्लॉकों, सुरंगों, मस्जिद और हमास अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया है। इस हमले में अब तक लगभग 400 बच्चों समेत 1500 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजरायलियों ने हमास द्वारा किए गए हमले के पीड़ितों के लिए मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। हमास द्वारा इजराइल पर हमले में अब तक सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। ये देश के इतिहास में नागरिकों पर सबसे घातक हमला बन चुका है। वहीं 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है और वे अभी भी हमास की कैद में हैं। और फ्रांस में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में रैली निकाली गई। पुलिस ने रैली को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के लोगों से एकजुट रहने और इजराइल हमास संघर्ष को अपने देश में न लाने का आग्रह किया है। मैक्रों ने आतंकवादी समूह हमास के घात लगाए गए हमले की निंदा की और इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की है। वहीं मैक्रो के आंतरिक मंत्री ने पहले फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
खुदरा महंगाई दर में सितंबर में गिरावट दर्ज की गई है। यह अगस्त महीने के 6.83% से घटकर 5.02% हो गई है। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56% रही, जो कि अगस्त में 9.94% थी। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में 5.33 और शहरी क्षेत्रों में 4.65% रही और इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सितंबर से मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद जताई थी। रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण में शामिल अर्थशास्त्रियों समेत पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने अनुमान जताया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर तिमाही के 6.6% से घटकर दिसंबर तिमाही में 5.5% पर आ जाएगी। इसके अलावा मार्च 2024 की तिमाही में ये घटकर 5.1 पर आ जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत का औद्योगिक उत्पादन 10.3% बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार नवीनतम औद्योगिक उत्पादन में हुई बढ़ोतरी का आंकड़ा 14 महीने में सबसे ज्यादा है। औद्योगिक उत्पादन अपने 9.1% के अनुमान से काफी ज्यादा है। जुलाई में औद्योगिक विकास 5.7% पर आ गई थी, जो अब संशोधित होकर 6.0% हो गई है। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2023 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 9.3% बढ़ गया है और इसी दौरान माइनिंग उत्पादन 12.3% बढ़ा। तो वहीं अगस्त 2023 में बिजली उत्पादन 15.3% बढ़ा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 सदस्य देशों ने MDBs एजेंडे पर भारत का समर्थन किया था। वहीं मोरक्को के माराकेच में आयोजित FMCBG की चौथी बैठक को MDBs में सुधारों पर केंद्रित माना जा रहा है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सतत विकास के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स यानी कि MDB महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए इनके विस्तार की आवश्यकता की सिफारिश की गई है। चौथी FMCBG यानी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और IMF वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक मोरक्को के माराकेच में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुईं। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 देशों ने MDBs एजेंडे पर भारत का समर्थन किया था। वहीं मोरक्को के माराकेच में आयोजित FMCBG की चौथी बैठक को MDBs में सुधारों पर केंद्रित माना जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े, बेहतर और अधिक प्रभावी बैंक की आवश्यकता पर एक बार फिर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बड़े और अधिक प्रभावकारी MDB यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का विस्तार करना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर महामारी से निपटने की बात हो या फिर जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती की, इनके समाधान के लिए MDB जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि सुधार एजेंडे में बड़े, बेहतर और अधिक प्रभावी बैंक का विस्तार करना, MDB की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय मंथन, वित्तीय क्षमता में सुधार करने के लिए MDB को नवाचार के लिए प्रेरित करना, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देना, निजी पूंजी जुटाने की क्षमता बढ़ाने और पहल की घोषणाओं पर ध्यान, बैंकों के कार्यक्षेत्र में अनुभवशाली और विकासशील देशों की सक्रिय भागीदारी, अवैध वित्तीय प्रवाह पर नियंत्रण के लिए संतुलित दृष्टिकोण, वन वर्ल्ड बैंक के माध्यम से प्रणाली को बनाया जाए प्रभावशाली, बैंक को विकसित करने में G20 सदस्यों की आम सहमति आदि शामिल हैं। वहीं MBD सुधार के लिए वैश्विक दबाव के जवाब में विश्व बैंक ने अपने मिशन और दृष्टिकोण में सुधार करने के तरीके पर बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए अपना स्वयं का इवैल्यूएशन रोड मैप भी जारी किया, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या बैंक को जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी आम चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ये बैठकें MDB सुधार की बड़ी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होंगी। सार्थक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए हितधारकों के गठबंधन से निरंतर ध्यान द्वारा संचालित निरंतर गति की आवश्यकता होगी। बदलाव चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर बहुपक्षीय स्तर पर।
लेकिन अगले वर्ष की G20 की अध्यक्षता के लिए ब्राजील वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार की 3 प्राथमिकताओं में से एक से इसकी उम्मीद की जा सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और महामारी से निपटने के साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। और आईसीसी विश्व कप में आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो बांग्लादेश का खिलाफ केन विलियमसन की चोट से उबरकर कप्तान के रूप में वापसी होने जा रही है और 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे विलियमसन विश्व कप के पहले 2 मैच नहीं खेल पाए थे। और आईसीसी विश्व कप में कल खेले गए लखनऊ में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 5 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से करारी मात दी है। 312 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 177 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड को यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अपने क्वालिफाइंग अभियान में स्कॉटलैंड को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड को स्पेन ने 2-0 से हरा दिया। और स्पेन के पूर्व मैनेजर योगेंद्र विल्डा को मोरक्को की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है। विल्डा ने स्पेन को महिला फुटबॉल विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और आइए अब बात कर लेते हैं आपके सेहत की। पोषण का महत्व सभी के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण लेना बेहद जरूरी होता है। गर्भावस्था में पोषण का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पोषण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो खाती है और जिस तरह से रहती है, उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। पोषण है वो पूरा नहीं है तो महिला कमज़ोर रहेगी, महिला को प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे उनको बीमारी हो सकती है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उनके अंदर उनका वज़न पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है उन्हें अनीमिया हो सकता है और अनीमिया के होने की वजह से उनको सारे लक्षण हो सकते हैं और फिर उनको आगे जाके और बीमारी हो सकती है। और वही जो चीज़ है, क्योंकि जो माँ खुराक लेती है वो बच्चे पे बहुत असर करती है, तो वो बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी तो बच्चा छोटा होगा, कमज़ोर होगा, फिर बच्चा का टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी और बच्चा जो है, जो बच्चे टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं उन्हें नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और फिर आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अनीमिया या और भी बीमारियाँ। तो गर्भावस्था एक आइडियल टाइम है जब महिला का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान वजन को सही तरह से बढ़ाने में मदद करता है, बच्चे के विकास में सहायक होता है। गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। उन्हें बोलते हैं कि उन्हें जो अच्छा लगे वो उन्हें खाना चाहिए और छोटा छोटा करके खाना चाहिए, ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तब हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि उनकी जो डाइट है वो एक होलसम डाइट होती है। तो उसमें हम उनको बोलते हैं कि उनकी एक थाली है, उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको 2 रोटी खानी है जो उनको कार्बोहाइड्रेट देगा, फिर उनको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन उनको एक अंडा देगा या सोयाबीन या दाल की कटोरी ये देगा, और फिर उनको हरी पत्तेदार सब्जी जो है वो लेनी चाहिए ताकि उनकी आयरन रिक्वायरमेंट पूरी हो, और उनको दही लेना चाहिए जो उनको कैल्शियम दे, और अगर दही नहीं ले रहे तो दूध लेना चाहिए। तो ये साथ में लेना चाहिए, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं वाटर सॉल्युबल वो देते हैं। तो यही हम उन्हें बोलते हैं कि कैलोरी इनटेक, प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है और साथ में ये सप्लीमेंटेशन पूरे लेने चाहिए ताकि एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बच्चा हमें एंड में मिले। गर्भावस्था के दौरान आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और जल पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। साथ ही ऐसे में सप्लीमेंट लेना भी आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही पोषण लेना आवश्यक है, जिससे माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ और सुरक्षित रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।
तो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का रखें ख्याल और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।